कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत जो है 6500। तो कहता है 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत फिर 4200 है। तो एक बल्ला और एक गेंद की कीमत क्या है? तो मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक बल्ला की कीमत x और एक गेंद की कीमत y है। तो क्या होगा? 5x + 18y बराबर 6500। इसी प्रकार 2x + 20y बराबर कितना होगा? 4200। ठीक, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो है x का मान निकल जाएगा 850 और y का मान निकल जाएगा 125। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट कहता है कि एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को 615 में खरीदता है और उसे 820 रुपये में बेच देता है। उसका प्रतिशत मुनाफा। तो देखिए यहाँ पे जो है 615 में खरीदा, 820 में बेचा, तो कितना का लाभ हो रहा है? घटा लीजिए 820 में से 615। तो ये 820 में से 615 घटाएंगे, ये आ जाएगा 205। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत होगा लाभ, ठीक है, बट्टा में लाभ गुने 100 बट्टा में करेमूल कितना है? 615। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 33.33%। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से एक है और चौथा अंक 0 या 9 है। ठीक है, तो देखिए एटीएम में कितना अंक होता है? तो 4। ठीक है, कितना होता है? तो 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो कह रहा है कि चौथा अंक 0 या 9। ठीक है, चौथा अंक 0 या 9। ठीक है, और चौथा अंक 0 या 9 है। कहता है कि पहले 2 अंक, पहले जो 2 अंक हैं, पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से हैं। ठीक है, 3 से 8 तक की संख्याओं में से हैं। तो देखिए 3 से 8, 3 से करा तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 संख्या यहाँ हो सकता है। ठीक है, 2 अंक का रहा और 6 यहाँ। ठीक है, या तो 6 यहाँ होगा या 6 यहाँ होगा। ठीक, उसके बाद देखिए तो पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से हैं और चौथा जो अंक है वो 0 या 9 है। चौथा जो है 0 या 9 है। अब मान लीजिए चौथा जो है 0 या 9 है, यहाँ तक कितना है? 6 संख्या। तो 2, 2, 4, 2, 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो संख्या हो जाएगा तो कितना होगा? यहाँ पे यदि 0 भी आ जाएगा तो यहाँ पे बैठने के लिए 10 हो जाएगा। कितना? तो यहाँ पर बैठने के लिए 10 संख्या, लेकिन यहाँ अंतिम में तो 2 ही होगा, या तो 0 या तो 9। ठीक है, यहाँ पे तो 2 ही हो सकता है, 0 या 9, लेकिन यहाँ पे बैठने के लिए 3 से 8 तक की संख्या और 0 और 9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? टोटल 10। सबको गुना कर लीजिए तो 6 गुने 6, देखिए 6 गुने 6 गुने 10 गुने 2, क्या आ जाएगा? 720। तथा कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी जो भुजा की लंबाई क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो है तीसरी भुजा, तो मान लीजिए कि तीसरी भुजा की लंबाई x है, तो अर्धपरिमाप क्या होगा? 8 + 9 + x और बट्टा में 2। ठीक है, बट्टा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, या नहीं तो आप ऑप्शन से चलें तो x की जगह देखिए 9 8 कितना होगा? 17/2। x की जगह यदि आप 7 लेते हैं कितना हो जाएगा? 34/2। यानी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना? तो 17। ठीक है, तो यहाँ पे 9 8 17, 7 7 14, यानी 24। ठीक है, कितना होगा? 24/2 यानी 12। ठीक है, तो s का मान कितना निकल गया? 12। तो होगा 12√s × s - a, यानी 8 4 12। ठीक है, 9 3 12 और
5 12, ठीक। तो इसको 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक 4 बाहर, यहाँ से एक 3 बाहर और रूट में 5 यानी 12√5 यानी सी। ये कहता 50 संख्या दी हुई है जिसमें से प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है। इस तरह प्राप्त संख्या का माध्य जो है ये माध्य जो है माइनस कितना है, माइनस का 3 यहाँ प्राप्त संख्या का माध्य 3.5 है। तो दी गई संख्या क्या है? अब प्रत्येक संख्या में से 53, देखिए प्रत्येक संख्या को 53 में से घटाया गया है। जब प्रत्येक संख्या को 53 में से घटाया गया तो यहाँ पे गौर कीजिए क्या हो जाएगा। तो मान लीजिए कि मूल जो माध्य, यदि मूल माध्य, तो याद रखिएगा कि जो परिवर्तन डाटा यानी आंकड़ों में होता है वही परिवर्तन माध्य में भी होता है। वही परिवर्तन क्या होता है, माध्य में भी आपको हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मूल माध्य यदि x है, ठीक है, मूल माध्य क्या है, x है, मूल माध्य x है, तो नई माध्य क्या होगा, x माइनस 53, क्योंकि प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया, प्रत्येक संख्या को 53 से जो है घटाया गया प्रत्येक संख्या को। तो यहाँ माध्य भी 53 से घट जाएगा, ठीक है, माध्य भी 53 से घट जाएगा। और इसका जो है माध्य दे दिया गया कितना, 3.5, ठीक है। तो ये x का मान कितना हो जाएगा, तो 53 प्लस 3.5 यानी 56.5। ये ऑप्शन पता है कि दो भाइयों की उम्रों का जो अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटा भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो अंतर कितना का है, एक यूनिट का मान 6 है। तो हमको कहता है दोनों भाइयों का उम्र, तो 4 यूनिट का मान 24, 3 यूनिट का मान 18। ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 37 में कह रहा है कि इसको जो है आपको सॉल्व करना है। तो क्या होगा, 1 मिनट से देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा, 2 में से गया 1/2, फिर 3 में से 1 गया तो 2/3, ये हो जाएगा। 4 में से एलसीएम लीजिएगा तो 4 में से 3 1 गया 3/4, होते होते ये हो जाएगा n-1/n, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए इस तरह से कट रहा है तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा ये 1 और यहाँ पे n, 1/n, यानी ऑप्शन नंबर बी। पता -1 और 4 वाला जो है द्विघात समीकरण क्या होगा, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ये हो जाएगा x² माइनस का 3x, ठीक है, और माइनस का 4, x² माइनस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि आदित्य L1 ग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु, तो ये हो जाएगा L1। तो आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है, L1, ठीक है। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य बिंदु यानी सूर्य अवलोकन बिंदु L1 है। आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2003 को किया गया। आदित्य L1 का प्रक्षेपण जो है 2 सितंबर 2003 को किया गया। आदित्य L1 का प्रक्षेपण PSLV C57 रॉकेट से किया गया। आदित्य L1 का इसरो के मिशन है, ठीक है। वर्तमान में इसरो, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आदित्य L1 का उपग्रह सूर्य अवलोकन बिंदु कौन है, तो L1 है, ठीक है। और L1 का प्रक्षेपण जो है 2 सितंबर 2003 को हुआ था और आदित्य L1 का प्रक्षेपण PSLV C57 रॉकेट से किया गया है, ठीक है। ये इसरो के क्या है, मिशन। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 40 नंबर, देखिए कहता है कि अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। अदरक रूपांतरित तना है क्योंकि यह जड़ नहीं है, क्योंकि इस पर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। खाद्य सामग्री का भंडारण करता है और मिट्टी में जो क्षैतिज रूप से बढ़ता है। अदरक प्रकंद है, यह जड़ का प्रमुख कार्य स्थिरीकरण और अवशोषण नहीं करता। अदरक में वाहिकाएं एवं जाइलम होते हैं। नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो
यहाँ पे देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है कि उत्तल लेंस की तरह यह कार्य करेगा। ठीक है, चूँकि 1/f बराबर क्या होता है म्यू माइनस म्यू डैश इंटू में हो जाएगा 1/r1 1/r2। ठीक है, तो यहाँ पे f 10 सेंटीमीटर है तो लेंस की अपवर्तनांक म्यू बराबर है लेंस की अपवर्तनांक म्यू डैश है सीमावर्ती माध्यम का अपवर्तनांक, r1 r2 लेंस के दो किनारों की जो है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसलिए यहाँ पे f का जो मान है फोकस दूरी का मान जल में बढ़ेगा, यानी f ग्रेटर देन 10 c। हालांकि एक दृश्य प्रकाश में जल जो है पारदर्शक होता है। दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। तो हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दृश्य वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतम प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। प्रकीर्णन के कारण प्रकाश की किरणें जल बूंदों द्वारा चारों ओर बिखर जाते हैं। सीवी रमन के अनुसार जल बूंदों या धूलकण सर्वाधिक रूप से नीले रंग का बिखराव करता है। किसी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश एवं परावर्तन के बाद जो है दर्शक तक पहुंचने से पहले यदि उस प्रकाश का बिखराव हो जाता है तो पर्यवेक्षक को वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता। यही अस्पष्टता दृश्य प्रकाश के कोहरे द्वारा परावर्तन के संदर्भ में होता है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो समानुपाती होता है 1/10⁴ के। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? इसका राइट आंसर होगा ए आवृत्ति। तो एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, आवृत्ति गुण नहीं बदलता है। आवृत्ति स्रोत की विशेषता है कि जबकि तरंगदैर्घ्य माध्यम की विशेषता, आवृत्ति जो है स्रोत की विशेषता है जबकि तरंगदैर्घ्य माध्यम की विशेषता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल, ऊर्जा, तरंगदैर्घ्य, आयाम बदल जाते हैं। चाल, ऊर्जा, तरंगदैर्घ्य, आयाम बदल जाते हैं, केवल आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है, तो तरंग की चाल होता है n इंटू लेमडा, जहाँ लेमडा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित है और n जो है नहीं बदलता। नेक्स्ट है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है c/137। तो देखिए निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल c/137 होती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भी वेग से चक्कर लगाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बस एक कृष्ण का एक उच्च तापक्रम जो है T केल्विन पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से जो है ऊर्जा का विकिरण करती हैं, तब T/3 केल्विन तापक्रम पर कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा ठीक है वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन यानी E/81। तो देखिए एक कृष्णिका एक उच्चतम तापक्रम T केल्विन पर वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। अब T/3 केल्विन ताप कर दिया जाए तो विकिरण ऊर्जा जो है E/81 होगी, चूँकि E समानुपाती होता है T⁴ के। ठीक है, E समानुपाती होता है T⁴ के यानी सिग्मा T⁴। ठीक है, उसके बाद देखिए तो यहाँ जो हो जाएगा ऊर्जा, अब जो है ऊर्जा T1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा T1 के पावर 4 यानी सिग्मा T/3 के पावर में 4। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा तो सिग्मा T/81 यानी E/81। तथा अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, यह है आपको C6H8O7। तो अम्ल जो अम्लीय यानी KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वो है C6H8O7।
साइट्रिक अम्ल एवं ऑक्जेलिक अम्ल अम्लीय केमेनोफोर के रंग को नष्ट कर देता है। केमेनोफोर का रंग गहरा गुलाबी होता है। ठीक है, गहरा गुलाबी। नेक्स्ट है कि बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत लिखी हैं। वर्ष 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात इसका राष्ट्रीय गीत बना है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई है। बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम आचार्य अरविंद घोष बने थे। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। चित्रांगदा, गीतांजलि और किंग ऑफ डार्क चैम्बर पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। अतः हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो ए विमल पटेल। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल है। इस नए संसद भवन की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया है। उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। नए संसद भवन का निर्माण प्रारंभ टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से की है। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। त्रिभुजाकार आकार वाले भवन का क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है। नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे, 1272 लोग। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्य तथा राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी। नेक्स्ट है कि 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म जो प्रकाशित की गई है? 50 का होगा डी। तो देखिए 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में एक से अधिक भारतीय फिल्म प्रदर्शित किए गए हैं। 76वें कांस फिल्म महोत्सव 16-27 मई 2023 तक फ्रांस में आयोजित हुआ है और 76वें कांस फिल्म महोत्सव 2023 में भारत के 3 फिल्में दिखाया गया है। पहला अनुराग कश्यप की कैनेडी, ठीक है, कनू बहल की आगरा और जीत बसु की नेहेमिच। फिर की कांस फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1946 से हुआ है। अजाली असौमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बना है। अब वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कोरोमी। तो अजाली असौमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है। वे अफ्रीकी संघ के कोमोरोस देश के राष्ट्रपति हैं। अफ्रीकी संघ की स्थापना 2002 में हुई है। ठीक है, इस संघ का मुख्यालय अदीस अबाबा में स्थित है। अफ्रीकी संघ में 55 देश।
बता रहे हैं कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 51 का भी 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? ये है मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक मोहन सिंह थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना तरह की 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। 21 अक्टूबर 1945 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का भी गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। तरह की अप्रैल 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा जो है मोइरांग मणिपुर में फहराया था। नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है। यह आदिवासी आंदोलन से। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। वर्ष 1914 में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ। उरांव जनजाति में जतरा उरांव के नेतृत्व में यह आंदोलन जो है लगान की ऊंची दर, ठीक है, बेगारी प्रथा और डिकुओं के विरुद्ध शुरू हुआ। ताना भगत आंदोलन जो है जमींदारी शोषण के विरुद्ध किया गया था। यह है कि जतरा उरांव की मृत्यु के पश्चात यह ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाते हुए स्वदेशी आंदोलन एवं गांधीवादी राष्ट्रवादी से जुड़ गया। 1948 में स्वतंत्र भारत सरकार ने ताना भगत जो है रेयत एग्रीकल्चरल लैंड रिस्टोरेशन एक्ट पारित किया। नेक्स्ट है कि किस राज्य में रक्षाबंधन को जो है वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया? बिहार। तो देखिए बिहार राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 2011 से आयोजन किया जा रहा है। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रेरणा दिवस 17 मार्च को पुनीत राजकुमार की जयंती पर मनाया जाता है। और महाराष्ट्र राज्य द्वारा स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को मनाया जाता है। ठीक है, VD सावरकर की जयंती। तथा किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? 55 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए काली मिट्टी का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकले लावा पदार्थों यानी बेसाल्ट के विखंडन से होता है। ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य में जो मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी का सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन जो ट्रैप के जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। ठीक है, इसे काली कपासी मिट्टी या रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे उष्णकटिबंधीय चेरनोजम व ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को कोरेल की संज्ञा दी जाती है। ह्यूमस एवं लौह के टाइटेनीफेरस जो है मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण ही इस मिट्टी का रंग काला होता है। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ए ऑप्शन। तो देखिए भारतवर्ष में जीवों की 81,000 प्रजाति और वनस्पतियों की 47,000 प्रजाति पाई जाती है। भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। ठीक है, भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत में 47,000 से अधिक प्रजातियां वनस्पति की पाई जाती है, जो विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों की प्रजातियां जो विश्व के फूल की प्रजातियां का 6% है। भारत में लगभग 90,000 प्रजातियां जीवों की पाई जाती हैं। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, भारत में 18 बायोस्फीयर
रिजर्व है। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो 1986 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज निम्नलिखित में किस चट्टान के स्तर में जमा रहता है? अवसादी चट्टान। खनिज अवसादी चट्टान के स्तर में जमा रहता है। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं। इस चट्टान में जीवाश्म अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण खनिज जो है, इसके कारण खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं कोयला के भंडार होने की संभावना अधिक रहती है। गर्म एवं शुष्क प्रदेशों में वायु के द्वारा लाए गए धूल व मिट्टी से भी अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। ब्रैकियोलोस अवसादी चट्टान का उदाहरण है। पृथ्वी के भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानें का विस्तार है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला लाल बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। दामोदर महानदी और गोदावरी नदी बेसिन की अवसादी चट्टान। नेक्स्ट तरह की कौन सी एक फलीदार फसल है? तो ये दलहन। तो यहाँ पे देखिए, दलहन जो है एक फलीदार फसल है। दलहन रबी व खरीफ की फसलें हैं। दलहन का उत्पादन जो विविध तापक्रम, आर्द्रता एवं मृदा संबंधी जो है दशाओं में किया जाता है। दलहन के पौधे मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण और मृदा की उर्वरता बनाए रखने में सहायक होती हैं। दालें जो प्रोटीन की महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अरहर का जन्म स्थान अफ्रीका को माना जाता है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा जो आयातक राष्ट्र है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। नेक्स्ट है कि कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? तो सिलचर पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारों से जुड़े हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा की जो है कुल लंबाई 7,142 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ये श्रीनगर, उधमपुर, कोट, जम्मू, जालंधर, ठीक है, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, ठीक है, सागर, नरसिंहपुर, लखनदौन, नागपुर, हैदराबाद, ठीक है, चिक्काबल्लापुर, बेंगलुरु, सलेम, मदुरई, कन्याकुमारी सबको जोड़ता है। पश्चिमी पूर्व जो है गलियारा जो है गुजरती हैं आपको पोरबंदर से, राजकोट से, ठीक है, समाख्याली से, फिर है कि राधनपुर, कोटा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, ठीक है, दालखोला, किशनगंज, इस्लामपुर, ठीक है, सोनापुर, फिर है आपको, ठीक है, सोनापुर, बिजनी, गुवाहाटी, नवादा, डबाका, सिलचर। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को झांसी में काटती हैं। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को झांसी में काटती। फिर कहता है कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमेक्टाइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं 60 का बी, यानी भूमिगत जल द्वारा। तो स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ भूमिगत जल द्वारा बनती हैं। कंदराओं में चूने युक्त जल के टपकने से कंदरा छत के सहारे चूने के जमाव से उल्टे स्तंभ रूपी संरचना का निर्माण होता है। इसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। कंदराओं की छत से फर्श पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से निर्मित स्तंभ रूपी संरचना जो है स्टेलेग्माइट कहलाती है। स्टेलेग्माइट एवं स्टेलेक्टाइट ये आपस में मिल जाती हैं, जिससे कंदरा स्तंभ कहते हैं। भारत में देहरादून, दक्षिण पश्चिम बिहार के रोहतास पठार, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, ठीक है, चित्रकूट आदि में कंदराएं मिलती हैं।
अतः 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? ए ऑप्शन। तो देखिए 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 3 नवंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस राष्ट्रीय, और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद देखिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। नेक्स्ट है कि भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो 62 का हो जाएगा बी, यानी भारतीय सर्वेक्षण। तो भारत का स्थलाकृति मानचित्र जो है भारतीय सर्वेक्षण संगठन द्वारा बनाया जाता है। इसकी स्थापना 1767, ठीक है, तो भारतीय सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। यह भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1881 में की गई। इसका मुख्यालय देहरादून में है। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए कि FSI के द्वारा 1987 से वन संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन किया जा रहा है। तो इसका होगा बी। फिर कहता है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, वीडी सावरकर। तो 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय विद्रोह, ये डिजरायली इतिहासकार विद्वान जो है, तो 1857 के विद्रोह से संबंधित मत जो है डिजरायली का है राष्ट्रीय विद्रोह। तो यह सर जॉन लॉरेंस एवं सिले, ये पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था। J.R. होम्स ने बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था। L.E.R. रेज ने धर्मार्धों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। उसके बाद देखिए R.C. मजूमदार, इसने तथाकथित प्रथम जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम 9 प्रथम 9 राष्ट्रीय और 9 स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तथाकथित प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 9 प्रथम 9 राष्ट्रीय 9 स्वतंत्रता संग्राम, ये R.C. जो है मजूमदार ने कहा था। कहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? ये संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह की घटना सबसे पहले हुई है। संथाल विद्रोह जो है के प्रमुख नेता सिद्धू व कान्हू थे। ठीक है, यह विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र जो है दमन, एकोह, संथाल परगना, भागलपुर से राजमहल की ओर की पहाड़ियों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर संथाल परगना भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 65। इसके बाद यदि इसमें कुछ देखिए, संथाल विद्रोह का कारण जो है अंग्रेजी उपनिवेशवाद, ठीक है, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस के भ्रष्टाचार, संथालों की गरीबी, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना और अपनी जमीनों से बेदखल किया जाना आदि था। फिर है कि इस विद्रोह का प्रसार इतनी तेजी से हुआ कि भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। ताना भगत आंदोलन 1914 में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन उरांव जनजाति के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट, तथा बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो 65 का होगा एक सन्यासी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र ढाका, रंगपुर और मेमनपुर है। सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता केना सरकार जो है दिरजी नारायण मंजन शाह, फिर है मूसा शाह, भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी थे। ठीक है, सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है। राष्ट्रीय गीत
वंदे मातरम को आनंद मठ उपन्यास में सर्वप्रथम 1882 में प्रकाशित किया गया था और सन्यासी विद्रोह से बिहार भी प्रभावित हुआ तथा प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार जो है भारत में कब अपनाया गया, तो ये बंगाल विभाजन। तो प्रथम बार संघर्ष और तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में बंगाल विभाजन अपनाया गया। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न हुए बैठक में जो है बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। 16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है सर एंड्रयू फ्रेजर था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर। नेक्स्ट देखिए, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में अध्यक्षता कौन थे, तो ये थे चित्तरंजन दास। तो देखिए 1922 में जो है आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। 1912 में जो है आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष रंगनाथ जो है माधोलकर थे। 1940 में जो अत्यधिक देखिए 1940 में आयोजित जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1918 में बम्बई के विशेष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष जो बिहार के हसन इमाम थे। यह कि वाई सोशलिज्म जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है। वाई सोशलिज्म यह सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की, तो बी स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद बिहार में किसानों की अगुवाई की। दरभंगा महाराज के भू राजस्व और वन नीति के विरोध में 1919 से 1922 ईस्वी के मध्य स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन जो है चलाया गया। इस आंदोलन का मिथिला क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ किया। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस के अधिवेशन नागपुर में 1920 में आयोजित हुआ, जिससे असहयोग आंदोलन को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। फिर 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा घटना के बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लिया। फिर 22 सितंबर 1921 को मदुरई से गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया एवं लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर जो अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। 1919 में दरभंगा राज्य के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में आंदोलन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद देखिए अप्रैल 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन हुआ। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक यह पत्रिका का भी प्रकाशन किया। नेक्स्ट है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, 69 का देखिए बी यानी डेविड हेयर। तो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की। यह जो है पाश्चात्य पद्धति पर जो है उच्च शिक्षा देने का जो है प्रथम कॉलेज था। 1822 में राजा राम मोहन राय ने एंग्लो हिंदू जो है स्कूल स्थापित किया। 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1804 में सर जेम्स मैकीटोन्स जो है बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत शुरू किया। फिर कि हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, एडवर्ड हाइड ईस्ट, राधाकांत देव और वैद्यनाथ जो है मुखोपाध्याय
आदि से मिलकर हुआ। हिंदू कॉलेज को 1855 से 2010 तक प्रेसिडेंसी कॉलेज कहा गया। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय नामकरण इसका 2010 में किया गया। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राममोहन राय ने किया और जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। पता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग करूं। तो 70 का होगा सी करजन। तो करजन ने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं जो है शांति के साथ इसे मरने में सहयोग करूं। उदारवादी कांग्रेस के कटु आलोचना जो है ये अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। अश्वनी कुमार दत्त। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे हैं कहा था। सर सैयद अहमद खां ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। डफरी ने कहा था यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसकी संख्या सूक्ष्म है। बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर करने से कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।